हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे डिजीज, और डिजीज में हम पढ़ रहे थे वायरस से होने वाली डिजीज। तो वायरस से होने वाली डिजीज हमने दो डिजीज पढ़ ली थी। किसके अकॉर्डिंग? ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो हमने जो फर्स्ट डिजीज देखी थी वो थी जापान एनसेफेलाइटिस। जापान एनसेफेलाइटिस का पैथोजन कौन है? जापान एनसेफेलाइटिस वायरस, जो कि एक फ्लेवी वायरस है। उसके बाद इसका वेक्टर कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। जापान एनसेफेलाइटिस में होता क्या है? एनसेफेलाइटिस से समझिए, एनसेफेलस मींस ब्रेन और आइटिस मींस सूजन। ब्रेन में सूजन यहाँ पर आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन। इसके बाद हमने क्या देखा? रेबीज। अब रेबीज क्या होता है? और रेबीज का पैथोजन कौन है? रेबीज वायरस, जो कौन सी फैमिली से आता है? रेब्डो वायरस। और इसके वेक्टर कौन है? कुत्ता, बिल्ली, सियार, चमगादड़, ये सब अगर काटते हैं तो रेबीज होने की संभावनाएं होती है। इफेक्टेड ऑर्गन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकते हैं? प्रारंभिक लक्षण में यहाँ पर हल्का बुखार हो सकता है और सिरदर्द हो सकता है। और ये टू टाइप के इसमें लक्षण प्रकट होते हैं। एक तो होता है फ्यूरियस और एक होता है पैरालिटिक। फ्यूरियस में जैसे कि हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, ये सब आते हैं। और पैरालिटिक में जो लकवा होता है उसको हम लेते हैं। इसके काटने पर क्या करना चाहिए? रेबीज का जो इंजेक्शन है वो लगवाना चाहिए। पालतू और आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन यहाँ पर करवाना चाहिए। और रेबीज टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। अब आपको कैसे याद करना है इनको? जब आप जापान इंसेफेलाइटिस बोले तो साथ में ही फ्लेवी वायरस बोले, अलग अलग इनको याद ना करें। जापान इंसेफेलाइटिस फ्लेवी वायरस, जापान इंसेफेलाइटिस फ्लेवी वायरस, ऐसे ही रेबीज रेब्डो वायरस, क्योंकि ये ऊपर वाली टर्म तो हमें याद रहनी है, क्योंकि ऊपर वाली तो सेम ही है। रेबीज वायरस तो हमको कैसे याद करना है? रेबीज रेब्डो वायरस, रेबीज रेब्डो वायरस। इस तरीके से हम याद करेंगे, और कम से कम 5-6 बार तो हमको रिवाइज करना ही है, तब जाके ये चीजें याद होती है। देखिए, अब नेक्स्ट जो डिजीज है वो हमको कौन सी देखनी है? नेक्स्ट है मीजल्स, खसरा, या फिर रूबियोला भी इसे कहा जाता है। ये रूबेला नहीं है, आप ध्यान रखें। ये क्या है? ये है रूबियोला। मीजल्स, खसरा या रूबियोला। अब इसका पैथोजन कौन है? पैथोजन आप देखिए, रूबियोला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो रूबियोला का ही सेम रूबियोला वायरस किससे होता है? रूबियोला वायरस से। ये ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं, लेकिन प्री में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि रूबियोला का पैथोजन कौन है और वो लिख देगा रूबियोला वायरस, वो ये नहीं देगा। ये वाले जो नीचे वाला टर्म है, जो इसकी फैमिली है, वो देगा। तो फैमिली कौन सी है? पैरामिक्सो वायरस। मिजल्स किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से। और ये जो तीनों डिजीज है आने वाली, ये तीनों डिजीज, ये तीनों डिजीज ही होती है पैरामिक्सो वायरस से, पैरामिक्सो वायरस से, पैरामिक्सो वायरस से। तो इन तीनों का ये एक ही पैथोजन है, इसको आप याद करें। और मिजल्स में वेक्टर कौन? वेक्टर यहाँ पर नहीं देख रहे, तो हम क्या देख रहे हैं? कैसे फैलती है ये? तो ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है हमारा, उसके थ्रू फैलती है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब कोई भी छींकता है, खांसता है, तो उसके जरिए ये फैल सकता है। और इसको क्या कहा जाता है? चाइल्डहुड इलनेस। मीन्स ये चाइल्डहुड में थोड़ा ज्यादा होती है, और एक बार हो जाती है तो बाद में, क्योंकि हमारी बॉडी में उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो बाद में होने के चांसेस इसमें इस वाली डिजीज के कम होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? चाइल्डहुड इलनेस। किसको कहा जाता है? मिजल्स को। मिजल्स के दूसरे नाम कौन से हैं? मिजल्स को खसरा भी कहा जाता है और रूबियोला भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे? सिम्टम्स में फर्स्ट सिम्टम है इसमें कि इसमें फीवर आता है। किसमें? मिजल्स में। आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, तभी जाके ये चीजें याद होगी। तो इसमें क्या होता है? फीवर आता है। और इसके सिम्टम्स में आप 3C याद रख सकते हैं। 3C में क्या होता है? फर्स्ट C का मीन है यहाँ पर कफ, खांसी होती है। सेकेंड C कोराइजा, और थर्ड C कंजक्टिवाइटिस। कोराइजा का मीन्स क्या होता है? रनिंग नोज।
कोराइजा का मीन्स रनिंग नोज। और कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, हमारी जो ये व्हाइट कलर की लेयर है आंखों के आगे, आंखों में जो व्हाइट कलर की लेयर है उसके आगे एक और पारदर्शी परत पाई जाती है, उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। और उसमें रेडनेस हो जाती है, उसमें पिंकिश उसका कलर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंजक्टिवाइटिस। तो मीजल्स के जो लक्षण हैं, जो इससे सिम्टम्स प्रकट होंगे वो कौन से होंगे, फीवर होता है, कफ होता है, कोराइजा होता है और कंजक्टिवाइटिस होता है। और क्या होता है, 3 से 5 दिनों में, मीजल्स होने के 3 से 5 दिनों में रेड फ्लैट रेशेस, मतलब रेड फ्लैट रेशेस जो है हमारी बॉडी पर दिखने लग जाएंगे। और वो कहां से कहां तक दिखेंगे, वो दिखेंगे फेस से बॉडी तक, फेस पर भी दिखेंगे और बॉडी पर भी दिखेंगे। किसमें, मीजल्स में, किसमें, खसरा में, किसमें, रूबियोला में। फीवर होगा, कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। 3 से 5 दिनों में क्या होगा, रेड फ्लैट रेशेस दिखेंगे, कहां पर, फेस पर, देन बॉडी पर। दूसरी कौन सी है, जो वायरस से होने वाली डिजीज है, वो है मम्स। मम्स को हिंदी में कहा जाता है गलसुआ। अब मम्स का वायरस कौन सा है, मम्स वायरस। तो ऐसा सिंपल तो हमसे पूछेंगे नहीं, तो मम्स का वायरस तो ये नहीं पूछेंगे, लेकिन हमको ये नीचे वाला याद रहना चाहिए, नीचे वाला पूछ सकते हैं। तो मम्स पैरामिक्सो वायरस से होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, हम जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तब उसमें हमने देखा था कौन कौन सा, उसमें यहाँ तक का हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो ट्रैक है, वो यहाँ तक का ऑर्गन, वोकल कॉर्ड से ऊपर तक का जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। और उसमें इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और बाद में क्या होता है, पहले तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा, उसके बाद में सेलिवारिये ग्लैंड और लिम्फ नोड। सेलिवारिये ग्लैंड मींस लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथियां में मेनली कौन सी इफेक्टेड होगी, इनमें भी, लार ग्रंथियों में भी मेनली इफेक्ट होगी इसमें पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप यहीं पर लिख लें, क्योंकि इफेक्टेड ऑर्गन की बात चल रही है, तो ये इफेक्टेड ऑर्गन में इसी जगह आएंगे, गलती से ही यहाँ पर लिखने में आ गए हैं। तो सेलिवारी ग्लैंड में मेनली कौन सी इफेक्ट होगी, पैरोटिड ग्लैंड। और इसकी वजह से क्या होगा, जो सलाइवा बनता है, जो लार बनती है, वो यहाँ पर नहीं बनेगी। और इससे क्या होगा, माउथ और नेक सूखा सूखा रहने लगेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, मम्स, गलसुआ, पैरामिक्सो वायरस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सबसे पहले प्रभावित होगा, फिर उसके बाद सेलिवारी ग्लैंड और लिम्फ नोड इससे प्रभावित होगी। लिम्फ नोड का भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिखे कि लिम्फ नोड होती क्या है। तो इस सेलिवारी ग्लैंड में भी कौन सी, मेनली पैरोटिड, इससे सलाइवा का फॉर्मेशन नहीं होगा या कम होगा। और फिर माउथ और नेक यहाँ पर ड्राई रहेंगे। नेक्स्ट जो डिजीज है जो वायरस से होती है वो कौन सी है, रूबेला या फिर जर्मन मिजल्स या फिर 3 डे मिजल्स। क्या है, रूबेला, इनका नाम ध्यान रखें, ये है रूबेला और ये है रूबियोला, दोनों अलग अलग है। और इसको, रूबेला को जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। तो जर्मन मीजल्स आ जाए तो आप ये वाला मीजल्स ना करके आए, जर्मन मीजल्स और 3 डे मिजल्स। और ये भी कौन से वायरस से होती है, ये होती है पैरामिक्सो वायरस से। जो तीनों ही डिजीज है वो हो रही है पैरामिक्सो वायरस से। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मींस, रेस्पिरेशन मींस तो कुछ श्वसन तंत्र से संबंधित होगा, और ड्रॉपलेट्स मींस कुछ बूंदों से संबंधित होगा। तो कोई भी छींकता है, खांसता है, तो उसके थ्रू। और इसके अलावा ये जो रूबेला है वो कैसे और फैल सकती है, ये मदर से फिटस में फैल सकती है, जो माता है उससे शिशु में भी ये वाली बीमारी फैल सकती है। और इसके जो लक्षण हैं वो, ये जो मिजल्स है, मिजल्स में भी क्या लक्षण पड़े हमने, ये सारे, लेकिन इसमें भी यही लक्षण आते हैं, लेकिन ये माइल्ड होता है, थोड़ा माइल्ड मतलब इससे थोड़ा सा कम इसका प्रभाव दिखता है। किस वाली से, इससे थोड़ा सा कम इसका प्रभाव है। ये वाली जो रूबेला है वो माइल्ड है। अब देखिए हमने क्या देखा,
ये भी पैरामिक्सोवायरस से, ये भी पैरामिक्सोवायरस से, और ये भी है पैरामिक्सोवायरस से। तो क्या करेंगे, क्योंकि तीनों ही एक ही तरह के वायरस से इफेक्ट हो रही है, इसीलिए इन तीनों की मिलाकर ही एक वैक्सीन हमने बना दी है। वैक्सीन को हम आगे वैक्सीनेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों के लिए कौन सी वैक्सीन है उसको तो हम यहीं पर याद कर लेते हैं, ताकि हमको वहां पर ज्यादा याद करने की जरूरत ना हो। तो मीजल्स, मम्प्स और रूबेला के लिए एक वैक्सीन है और उसका नाम क्या है, MMR वैक्सीन। MMR की फुल फॉर्म मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन, मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन। नेक्स्ट हमें कौन सी डिजीज देखनी है जो वायरस से होती है, नेक्स्ट है सार्स। सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो डिजीज मैं पढ़ा रही हूँ प्री के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये किससे होती है, इसका पैथोजन है कोरोना वायरस ही है, लेकिन वो सार्स कोरोना वायरस है। इसका पैथोजन भी कौन है, कोरोना वायरस, लेकिन वो है सार्स कोरोना वायरस। और ये कैसे फैलता है, सार्स अगेन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, किसी के छींकने से, खांसने से, इस तरीके से ये फैलता है। और इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा, इफेक्टेड ऑर्गन इसमें भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, तो उससे ही आप देखिए कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो फेफड़ों तक हमारा जो सिस्टम है जहां से हम सांस लेते हैं, फिर ट्रेकी आता है, नॉस्ट्रिल्स आते हैं, नेजल कैविटी आती है, फेरिंग्स आती है, ट्रेके आता है, वोकल कॉर्ड्स आते हैं। तो आगे का जो भी सिस्टम है, लंग्स, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सब, तो ये क्या है, ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स कोरोना वायरस से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक इससे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो डिजीज है जो होती है वायरस से, उसका नाम क्या है, स्वाइन फ्लू। क्या है, स्वाइन फ्लू। अब यहाँ पर ये जो स्वाइन है उसका मीन क्या होता है, पिग। स्वाइन का मीन क्या होता है, पिग। पिग मीन्स सुअर। तो ये किससे फैलती है, पिग्स से। इसका वेक्टर कौन है, सुअर। और इसके अलावा ट्रांसमिट किससे होती है ये, और किससे फैलता है संक्रमण, अगेन देखिए रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। स्वाइन फ्लू मेनली किससे फैलता है, पिग्स से। इसका वेक्टर कौन है, सुअर। जो भी सुअर को पालते हैं, सुअर के आसपास ज्यादा रहते हैं, उन लोगों में ये होता है। और इसके अलावा इसका संक्रमण किससे हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। और छींक, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में क्या क्या आ जाते हैं, छींक या फिर खांसी। इसका पैथोजन कौन है, पैथोजन है इसका इन्फ्लुएंजा ए वायरस। कौन है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस। और इसमें भी कौन सा, इसमें भी है H1N1 वायरस। ये आपको थोड़े से टिपिकल लग सकते हैं, पर आप इनको 4-5-6 बार रिवाइज करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इन चीजों का। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस, H1N1 वायरस। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये भी दो होता है, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। अब जैसे हमने सारे वायरस की फैमिली देखी है, वैसे ही हमें इसकी भी फैमिली देखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये कौन सी फैमिली वाला है, ये है ऑर्थोमिक्सो वायरस। ये भी आप याद रखें, कौन सा, ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो स्वाइन फ्लू का पैथोजन कौन है, इसका पैथोजन है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। और उसमें भी कौन सा, H1N1। ये याद रखें आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू। और इन्फ्लुएंजा वायरस ए और बी भी होते हैं, जो होते हैं ऑर्थोमिक्सो वायरस। और इसमें किससे फैलता है वो हमने देख लिया। अब इसके लक्षण क्या होंगे, लक्षण इसके वही सर्दी जुकाम, सीवियर सर्दी जुकाम। और इसमें कौन सा ऑर्गन या कौन सा तंत्र हमारा प्रभावित होगा, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो इसमें प्रभावित होगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये फ्लू है। इन्फ्लुएंजा के द्वारा क्या होता है, फ्लू। ये है इन्फ्लुएंजा वायरस और इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है फ्लू। इन्फ्लुएंजा के द्वारा हमेशा क्या होता है, फ्लू।
तो इस फ्लू के जो नॉर्मल सिम्टम्स है जो हर फ्लू में उत्पन्न होंगे, चाहे वो कोई सा भी फ्लू आ जाए, वो है ये। देखिए फ्लू में कौन कौन से सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट है कफिंग, कफिंग मीन्स खांसी आती है। सेकंड है फीवर, थर्ड है रनिंग नोज और फोर्थ है हेडेक। ये जो सिम्टम्स है वो फ्लू में उत्पन्न होंगे। ऐसे ही एक और फ्लू है, वो है बर्ड फ्लू। ये जो स्वाइन फ्लू है वो हो रहा था H1N1 से, लेकिन जो ये बर्ड फ्लू है वो किससे होगा, वो होगा H5N1 से। तो ये आप याद रखें, स्वाइन फ्लू हो रहा है H1N1 से और जो बर्ड फ्लू हो रहा है वो हो रहा है H5N1 से। तो ये दो डिजीज हमने और देख ली। और कौन सी डिजीज है, और है स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स, इसको स्मॉल समझ के आप छोटा ना समझे, इसको आप याद रखें। इसका नाम तो है स्मॉल पॉक्स, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बड़ी माता। स्मॉल पॉक्स नाम तो स्मॉल है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, बड़ी माता। ये आप याद रखें, जस्ट अपोजिट है कि स्मॉल नहीं है, यहाँ पर बड़ा है हिंदी में इसका मीन। और इसका नाम क्या है, और है इसका नाम चेचक या फिर शीतला माता। जब हम शीतला माता की पूजा करने जाते हैं तो उससे रिलेटेड क्या है, शीतला माता इस डिजीज को कहते हैं। और ये जो चेचक है वो क्या है, वो अभी वर्तमान में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुका है, मतलब ये खत्म हो चुका है। ये डिजीज आजकल नहीं होती है, किसी को भी नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड से ये खत्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड से खत्म हो चुकी है। कौन सी, स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता, या फिर चेचक या शीतला माता आप इसे कह सकते हैं। इसका पैथोजन कौन सा है, इसका पैथोजन है स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस। इनके पैथोजेंस को आप याद रखें क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका पैथोजन कौन है, वेरियोला वायरस। अब वायरस में क्या होता है, कोई भी वायरस है तो इसमें या तो होगा डीएनए या होगा इसमें आरएनए। वायरस में या तो प्रेजेंट होता है डीएनए या फिर उसमें प्रेजेंट होता है आरएनए। तो ये वाला जो वायरस है वेरियोला वायरस, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें प्रेजेंट है डीएनए। ये वेरियोला वायरस एक डीएनए वायरस है, ये आप अच्छे से याद रखें। कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस। और ये किससे फैलता है, जो स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता या फिर चेचक है वो फैलता है वायु के द्वारा, एयर के द्वारा, या फिर आप जो पेशेंट है, रोगी है, उससे आप अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसके द्वारा भी ये रोग फैलता है। लेकिन वर्तमान में तो ये पूरे वर्ल्ड से ही इरेडिकेट हो चुका है। और इसका जो टीका है, बड़ी माता का टीका, वो विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने। और ये फर्स्ट वैक्सीन थी जो डेवलप की गई थी, कौन सी, चेचक का टीका, किसने, एडवर्ड जेनर ने। और ये कौन सी वैक्सीन थी, ये थी फर्स्ट वैक्सीन जो कि डेवलप की गई थी, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें माउथ पर लाल रंग के दाने उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है, माउथ पर रेड कलर के जो रेशेस है, रेड कलर के जो दाने हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन की खोज की, कौन सी, चेचक का टीका। इसीलिए एडवर्ड जेनर को यहाँ पर क्या कहा गया है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। हम प्रतिरक्षा जो है वो टॉपिक बाद में भी पढ़ेंगे, टीकाकरण टॉपिक बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पर आ रहा है, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट कौन सी डिजीज है, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स या फिर छोटी माता। कौन सी है, चिकन पॉक्स या फिर छोटी माता। आप ये जो स्मॉल पॉक्स है इसको छोटी माता ना करें, स्मॉल पॉक्स का है बड़ी माता, और जो चिकन पॉक्स है वो है छोटी माता। और इसका वायरस कौन है, इसका वायरस है वेरीसेला वायरस। कौन सा वायरस, वेरीसेला। यहाँ पर है ऊपर वेरियोला वायरस, यहाँ पर है वेरीसेला वायरस। और ये कैसे होती है, ये भी होती है छूने से फैलने वाली बीमारी।
क्योंकि ये हम कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं, संक्रामक रोग। और इसमें क्या होगा, इसमें लाल धब्बे हो जाएंगे, कहां पर, चेस्ट पर भी, बैक पर भी और फेस पर भी, ओवरऑल पूरी बॉडी पर ही रेड कलर के धब्बे यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। कौन सी में, चिकन पॉक्स या छोटी माता में। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है, नेक्स्ट है जो कि वायरस से होती है, वो है हिपेटाइटिस। अब ये जो हिपेटाइटिस है इसका आप नाम देखिए, यहाँ पर क्या है, हिपेट, और इधर क्या है, आइटिस। अब ये जो हिपेट है इसका मीन होता है लीवर, हिपेट का मीन क्या है यहाँ पर, लीवर। और जो ये आइटिस पीछे वर्ड है उसका मीन्स होता है स्वेलिंग, यहाँ पर आ जाए, सूजन यहाँ पर आ जाए। तो लीवर में अगर सूजन आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे, हिपेटाइटिस। अब ये हिपेटाइटिस भी कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। 5 प्रकार इजी है याद करना, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो जो ये हिपेटाइटिस है वो कौन कौन सा होता है, ए बी सी डी ई। और हिपेटाइटिस में जो ये बी सी डी है, बीच वाले जो ये 3 हैं, वो कैसे फैलते हैं, वो फैलते हैं जो पेशेंट है, अगर आप रोगी से करते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर उसके ब्लड का कांटेक्ट होता है, तो उस वजह से कौन सा रोग फैलता है, हिपेटाइटिस बी सी और डी। ये बी सी डी है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और इसके अलावा इनमें भी ये आगे वाला जो बी है वो कैसे फैल सकता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान मदर से जो वहां पर शिशु उत्पन्न होगा उसमें भी फैल सकता है। कौन सा, हिपेटाइटिस बी। अब आगे 2 कौन से बच्चे, ए और ई। ए और ई जो है वो फैलते हैं दूषित भोजन या फिर जल से। तो ए और ई तो फैलते हैं दूषित भोजन या फिर जल से, और बी सी डी होते हैं एसटीडी। इनका वायरस कौन सा है, ये जो डिजीज है हिपेटाइटिस, इसी से इसका वायरस का नाम भी पता चल जाता है, वो है हिपेटो वायरस। कौन सा है, हिपेटो वायरस। और इनमें भी ये जो हमने बी अलग से देखा था, यहाँ पर भी ये बी थोड़ा अलग है, और ये कौन सा है, डीएनए वायरस। हमने क्या देखा कि वायरस में 2 चीज हो सकती है, या तो उसमें डीएनए हो सकता है या उसमें आरएनए हो सकता है। तो बी में कौन सा होगा, डीएनए। और बाकी जितने भी हिपेटो वायरस बचे हुए हैं कौन कौन से, ए सी डी ई, इनमें क्या होगा, आरएनए वायरस। तो हिपेटाइटिस कौन से वायरस से होगा, हिपेटो वायरस से। उसमें भी बी जो है वो है डीएनए वायरस, और बाकी जो जितने भी बचे हैं वो है यहाँ पर आरएनए वायरस। और इसमें क्या सिम्टम्स नजर आएंगे, देखिए यहाँ पर थकान उत्पन्न होगी, फ्लू जैसे लक्षण यहाँ पर उत्पन्न होंगे, और जो पेशेंट है उसका वजन भी कम हो जाता है, और त्वचा और आंखों में पीलापन यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। क्या क्या लक्षण है, थकान, फ्लू जैसे लक्षण, वजन कम हो जाना और त्वचा और आंखों में पीलापन। नेक्स्ट डिजीज जो कि होती है वायरस से वो है डेंगू। डेंगू जो है वो होती है डेंगू वायरस से। डेंगू वायरस, ये तो वर्ड हमको नहीं देंगे एग्जाम में, लेकिन इसकी जो फैमिली है उसका नाम दे सकते हैं, और क्या है वो, आर्बो वायरस। तो डेंगू किससे होता है, आर्बो वायरस से। इसका जो वेक्टर है वो कौन है, इसका वेक्टर एक मच्छर है, और वो मच्छर कौन सा है, मादा एडीज मच्छर। और इसका पूरा नाम क्या है, एडीज एजिप्टाई मच्छर, एडीज एजिप्टाई। तो डेंगू किससे होता है, आर्बो वायरस से, और इसका वेक्टर कौन है जिसके थ्रू ये होता है, एडीज एजिप्टाई मच्छर। और इसके लक्षण क्या होंगे डेंगू के, डेंगू के लक्षण होंगे कि जो भी रोगी होगा उसमें प्लेटलेट्स, हमने ब्लड पढ़ा था, ब्लड में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डेंगू में रोगी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, जॉइंट और बोन में भी यहाँ पर पेन होगा। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉइंट और बोन में पेन, इसीलिए इसको कहा जाता है
ब्रेक बोन फीवर। क्या कहा जाता है? ब्रेक बोन फीवर। तो आप ये दो चीजें अच्छे से याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिजीज जो कि होती है वायरस से, वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिस वायरस से होती है, ओनली हमें यहाँ पर वायरस का नाम याद करना है, वो है राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड कौन से वायरस से होती है? राइनो वायरस। नेक्स्ट डिजीज है चिकनगुनिया। अब ये जो चिकनगुनिया है, हमको इनके जो पैथोजन है उन्हीं के नाम याद करने हैं। अल्फा वायरस, चिकनगुनिया होता है अल्फा वायरस से, और इसका भी जो वेक्टर है वो डेंगू वाला वेक्टर ही है। कौन? एडिस एजिप्टाई मच्छर। और इसमें क्या होता है? इसमें भी होता है जॉइंट्स में पेन। चिकनगुनिया में जॉइंट्स में पेन होता है और व्यक्ति यहाँ पर झुककर चलता है, इसीलिए इसको चिकनगुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट डिजीज है येलो फीवर। येलो फीवर कौन से वायरस से होगी? फ्लेवी वायरस। येलो फीवर फ्लेवी वायरस। और इसका जो वेक्टर है वो क्या होगा? मादा क्यूलेक्स मच्छर। ये हमने पहले भी पढ़े हैं वेक्टर्स के नाम, जब हम मच्छरों से होने वाली बीमारियां पढ़ रहे थे। तो येलो फीवर का जो वेक्टर है वो कौन है? वो है मादा क्यूलेक्स मच्छर। अब नेक्स्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिजीज कौन सी है? एड्स। एड्स की फुल फॉर्म आप देखिए, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स में ए का मीन्स एक्वायर्ड आई इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का नाम है। इसके नाम से ही हमें इसके बहुत सारे लक्षण पता चल जाते हैं, जैसे कि एक्वायर्ड मीन्स उपार्जित की हुई है, ये हमारे जीवन काल में अर्जित की हुई है। एक्वायर्ड मीन्स हमने प्राप्त की है, उपार्जित या फिर जीवन काल में प्राप्त। एक्वायर्ड का मीन्स है उपार्जित, या फिर इसको हमने क्या किया है? जीवन काल में प्राप्त किया है। इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी का मीन क्या होगा यहाँ पर? मीन्स यहाँ पर जो हमारी इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसमें डिफिशियंसी आ जाती है, वो कम हो जाती है यहाँ पर। तो हमारी प्रतिरक्षा यहाँ पर कमजोर हो जाती है। कौन से डिजीज में? एड्स में। और सिंड्रोम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लक्षण प्रकट होते हैं, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा गया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप याद रखें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे? पैथोजन। पैथोजन रोग कारक कौन है? कौन सा वायरस इसका रोग कारक है? तो ये आप सबको ही पता होगा। एड्स का जो पैथोजन है वो है HIV। अब HIV की फुल फॉर्म भी हमको यहाँ पर देखनी है। इसकी फुल फॉर्म देखते टाइम आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि HIV, H का है ह्यूमन, I है इम्यूनो और V का वायरस। ये डिफिशियंसी वहां पर मेंशन नहीं है, इसीलिए कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं। तो इसका नाम क्या है? पैथोजन का नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये वायरस, इसकी फैमिली कौन सी है? हमने सभी की फैमिली देखी है। तो ये वायरस है एक रिट्रो वायरस। कौन सा वायरस है? रिट्रो वायरस। तो पैथोजन कौन है? HIV, और HIV है एक रिट्रो वायरस। एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? देखिए, फर्स्ट कैसे फैलेगा? अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अगर कोई करता है, तो उसको भी एड्स हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट से। नेक्स्ट है कॉन्टामिनेटेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। जब हम रक्तदान करते हैं, किसी का रक्त चढ़ाते हैं, और वो रक्त अगर संदूषित है, मींस उसमें कौन सा वायरस है? HIV वायरस। अगर वो किसी को चढ़ाया जाएगा तो उसको भी एड्स होने के चांसेस रहते हैं, एड्स होगा ही। थर्ड है इसमें इन्फेक्टेड ब्लेड या फिर रेजर्स के यूज से। किससे? इन्फेक्टेड ब्लेड अगर हमने यूज की है जिसमें वो ब्लड लगा हुआ है, जिसमें है HIV वायरस,
तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, उसकी वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ क्या है, इंट्रावीनस ड्रग्स। कोई भी अगर ड्रग्स लेते हैं तो वो अगर इंट्रावीनस शिराओं में ड्रग्स लेते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे कि जो क्या होते हैं, जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं, नारकोटिक ड्रग्स जो कि नशीले पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थों को इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। अगर एक ही इंजेक्शन अलग अलग व्यक्ति यूज ले रहे हैं तो उसमें से अगर किसी को एड्स है तो वो सभी को फैल सकता है। तो इंट्रावीनस ड्रग्स के यूज से भी, क्योंकि उसमें क्या होगा, इन्फेक्टेड इंजेक्शन यूज किया जाएगा, तो उससे क्या हो सकता है, एड्स उससे हो सकता है। नेक्स्ट किससे हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर है तो उससे उसके द्वारा भी प्लेसेंटा के थ्रू किसमें जा सकता है, चाइल्ड में जा सकता है। तो इसके ट्रांसमिशन के हमने 5 प्रकार देख लिए, किस तरह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। फर्स्ट है इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट से। सेकंड है अगर किसी का संदूषित रक्त है उसका अगर किसी को चढ़ाया जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। थर्ड, इन्फेक्टेड ब्लेड आप यूज ले रहे हो। और फोर्थ है इन्फेक्टेड जो इंजेक्शन है उसको आप यूज कर रहे हो। और फिफ्थ है इन्फेक्टेड मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जो भी चाइल्ड है उसमें भी ये एड्स हो सकता है। अब एड्स के उपचार हमको देखने हैं। देखिए उपचार क्या है इसका, उपचार इसका बचाव ही इसका उपचार है। क्या बचाव, हम इनके दौरान जो इसके ट्रांसमिशन के तरीके हैं उनके दौरान अगर हम सावधानियां रखें, सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो इन्फेक्टेड पर्सन से, जो संदूषित रक्त है उसका रक्ताधान ना हो, इन्फेक्टेड ब्लेड का यूज ना हो, इंट्रावीनस ड्रग्स का यूज, एक ही जो इंजेक्शन है उसका यूज बार बार ना हो, और इन्फेक्टेड ये तो हो सकता है तो इसके लिए अलग तरीके अपनाए जाते हैं। देखिए उपचार क्या है, बचाव ही उपचार है। और इसकी दवाएं क्या है, दवाई में है इसकी एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन इसकी मेडिसिन है। और नेक्स्ट, क्योंकि ये होता है रिट्रोवायरस से, तो अगर रिट्रोवायरस से हो रहा है तो इसके लिए कौन सी दवाएं हम यूज लेंगे, एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन। एंटी मीन्स इसको नष्ट करने वाली मेडिसिन, तो एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन हम यहाँ पर यूज लेते हैं। इसका डायग्नोसिस की, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि किसी को एड्स है या फिर नहीं है, तो इसके लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट है एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट है फर्स्ट टेस्ट जो कि इसके लिए किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम एल से लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इनमें हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या होता है कि अगर HIV वायरस ने इन्फेक्ट किया है किसी पर्सन को तो कुछ दिनों बाद उस पर्सन में उसकी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जो हम प्रतिरक्षा टॉपिक पढ़ते समय पढ़ते हैं कि प्रतिरक्षा की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज उत्पन्न होने लग जाती है। और जो ये एंटीबॉडीज उत्पन्न होती है उनका इन टेस्ट के द्वारा पहचान किया जाता है और फिर पता लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को एड्स है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, PCR टेस्ट। और नेक्स्ट P24 टेस्ट। बस आप इनके नाम याद रखें। और इसका ये तो है 3 टेस्ट जो किए जाते हैं। इसके बाद भी फुल्ली कंफर्मेशन के लिए कि किसी को एड्स है या नहीं है, उसके लिए किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। एड्स जो डिजीज है उसको हम स्लिम डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पर्सन है उसका वेट लॉस हो जाता है। और इसके लिए अवेयरनेस का सिंबल भी है एक, एड्स के अवेयरनेस का सिंबल क्या है, रेड रिबन। क्या है, रेड रिबन जो है वो किसके अवेयरनेस का सिंबल है, वो है एड्स के अवेयरनेस का सिंबल। अब देखिए
अगर एड्स में एचआईवी ने अगर किसी पर्सन को इन्फेक्ट किया है तो वो किस तरह से उसकी बॉडी में क्रिया करता है। देखिए ये है एचआईवी वायरस। अब ये किसी भी ह्यूमन है उसकी सेल में जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बनाई, ये ह्यूमन की एक सेल बनाई और सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। एचआईवी वायरस किसी भी ह्यूमन के अंदर गया और वो सेल में एंटर किया, और ये जो सेल है जिसमें ये एंटर करता है उसका एक नाम है, और इसका नाम क्या है, मैक्रोफेज। तो एचआईवी वायरस जो है वो ह्यूमन बॉडी की कौन सी सेल में एंटर करता है, मैक्रोफेज सेल में। अब इसके बाद ये क्या करता है, मान लीजिए ये इसमें एंटर कर दिया, और इसमें एंटर कर दिया तो जो एचआईवी वायरस है वो डीएनए या आरएनए में से कौन सा वायरस होता है, वो होता है आरएनए वायरस। एचआईवी वायरस एक आरएनए वायरस है। हमने शुरू की क्लासों में एक चीज देखी थी, एक कॉन्सेप्ट देखा था, सेंट्रल डोगमा। ये आप देखिए यहाँ पर हमने एक सिद्धांत देखा था, वो था सेंट्रल डोगमा। उसमें क्या होता है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए अपना जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, ये हमको पता है, लेकिन किस तरीके से पहुंचाता है। डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से अगेन ट्रांसलेशन उसका होकर प्रोटीन बनता है। डीएनए से बन गया एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। लेकिन क्या होता है, ये जो एमआरएनए यहाँ पर बना वो अगर डीएनए बनाने लग जाए, रिवर्स काम करने लग जाए, डीएनए से वैसे तो बनता है एमआरएनए, लेकिन एमआरएनए से अगर डीएनए बनने लग जाए तो उसको हमने क्या नाम दिया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि जो एचआईवी वायरस है वो कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस। तो ये है आरएनए वायरस। ये क्या करेगा, ये यहां पर करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके थ्रू ये क्या बनाएगा, यहाँ पर इस मैक्रोफेज में जो कि किसी ह्यूमन में उपस्थित है, ये बनाएगा यहाँ पर डीएनए। और ये डीएनए कौन सा डीएनए होगा, ये डीएनए यहाँ पर होगा वायरल डीएनए। कौन सा डीएनए होगा, विषाणुवीय डीएनए। वायरल डीएनए यहाँ पर बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होगा। कौन सी बीमारी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एड्स में। एचआईवी यहाँ पर आया सेल में, कौन सी सेल में, मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज में आया आरएनए वायरस, आरएनए वायरस ने किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके थ्रू इसने बनाया विषाणुवीय डीएनए। इस तरह से ये जो विषाणुवीय डीएनए है वो कहां पर बन रहा है, इस मैक्रोफेज में। तो ये जो मैक्रोफेज है वो किसका काम करेगी, ये एचआईवी वायरस बनाने का काम करेगी। यहाँ पर बहुत सारे एचआईवी वायरस बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है वायरस का वो बन रहा है। तो इसको मैक्रोफेज को यहाँ पर कहा जाता है एचआईवी की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, एचआईवी की फैक्ट्री। ठीक है, जो एचआईवी वायरस है वो यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं। इसके अलावा एचआईवी वायरस और क्या करता है, ये जो एचआईवी वायरस बनता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सेल्स पाई जाती है। इम्यूनिटी जब हम पढ़ेंगे टॉपिक, तब हम उसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी सेल्स हमारी बॉडी में बनती है, और उसमें एक जो सेल है उसका नाम है टी लिम्फोसाइट। ये हमने जब ब्लड टॉपिक पढ़ा था तब भी पढ़ा था, टी लिम्फोसाइट। तो एचआईवी वायरस क्या करेगा, यहाँ पर ये टी लिम्फोसाइट को यहाँ पर नष्ट कर देता है। अब टी लिम्फोसाइट को जो नष्ट करता है उसका भी एक विशेष प्रकार है। कौन सी टी लिम्फोसाइट, यहाँ पर है CD4 टी लिम्फोसाइट।
अब HIV वायरस ने यहाँ पर इम्यूनिटी सेल्स को नष्ट कर दिया है। मींस यहाँ पर क्या होगा, जो हमने इसकी फुल फॉर्म देखी थी सबसे पहले, क्या देखी थी, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम क्यों होगी, क्योंकि HIV वायरस हमारी बॉडी में उपस्थित टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो यहाँ पर एड्स तो है ही सही, इसके साथ और जो डिजीज है उनके उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर इम्यूनिटी कम है तो अलग डिजीज के जो पैथोजन आएंगे उनसे भी हमारी जो बॉडी है वो कॉप अप नहीं कर पाएगी, वो उनके प्रति भी अपनी प्रतिरक्षा नहीं दिखा पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इम्यूनिटी कम हो गई, इसीलिए अन्य रोगों के लिए भी जो बॉडी है वो संवेदनशील हो गई। तो इस तरह से काम करता है HIV वायरस। HIV हमने देख लिया, एड्स हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो डिजीज है जो कि होती है वायरस से, वो भी हमें देखनी है। वो कौन सी है, पोलियो। पोलियो, इसका पैथोजन कौन होता है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस अगेन कौन सी फैमिली से है, एंटेरो वायरस है। आपको एग्जाम में ये नहीं देंगे, प्री में आपको देंगे ये वाला। तो ये कौन सा है, एंटेरो वायरस। पोलियो वायरस है एक एंटेरो वायरस। और ये भी कौन सा वायरस है, RNA वायरस है। कौन सा वायरस है, RNA वायरस है पोलियो वायरस। अब ये जो पोलियो वायरस है ये भी 3 टाइप के होते हैं, पोलियो वायरस फर्स्ट, पोलियो वायरस सेकंड, पोलियो वायरस थर्ड। पोलियो वायरस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। और ये किससे होता है, पोलियो वायरस होता कैसे है, तो दूषित जल और भोजन का अगर सेवन किया जाता है तो उनके थ्रू ये जो पोलियो डिजीज है वो हो सकती है। प्रारंभिक लक्षण क्या होंगे इसके, शुरुआती जो सिम्टम्स है पोलियो डिजीज के वो क्या होते हैं, तेज बुखार आता है, खांसी आती है। और इसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कोड देखा है वो यहाँ पर इफेक्ट होते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, स्पाइनल कोड इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर पैरालिसिस हो सकता है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, इसलिए मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, देखिए आगे का है मेनिन और नीचे का है सॉरी पीछे का है आइटिस, मेनिंजाइटिस। तो मेनिन का मीन है यहाँ पर ब्रेन और आइटिस का मीन है यहाँ पर सूजन। ब्रेन में भी क्या है, मेनिंजेस, मेनिंजेस होती है मस्तिष्क झिल्ली। तो यहाँ पर ब्रेन के आउटर जो झिल्लियां पाई जाती हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, उनमें यहाँ पर सूजन उत्पन्न हो जाएगी। तो पोलियो में क्या क्या होता है, पैरालिसिस होता है और मेनिंजाइटिस यहाँ पर होता है। अब पैरालिसिस में भी क्या है, पैरालिसिस में भी यहाँ पर जो पैर की जो मसल्स है वो इफेक्ट होने की यहाँ पर ज्यादा संभावना रहती है। तो पैरालिसिस में भी कौन सी, मेनली पैर की मसल्स, ठीक है। तो हमने देखा पोलियो होता है पोलियो वायरस से, और ये कैसे होता है और इफेक्ट क्या होता है बॉडी पर, कौन से ऑर्गन या कौन सा सिस्टम इससे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, पोलियो वायरस के पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन बनी हुई है, क्योंकि वैक्सीन हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वैक्सीन पोलियो के लिए कौन कौन सी है। तो पोलियो के लिए जो फर्स्ट वैक्सीन है वो है ऑरल पोलियो वैक्सीन, और सेकंड है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ऑरल पोलियो वैक्सीन क्या होगी, जो मुंह के द्वारा दी जाएगी। इंजेक्टेबल मींस इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट की जाएगी। तो दो तरह की है, ऑरल और इंजेक्टेबल। जो ऑरल पोलियो वैक्सीन है उसकी खोज की थी सोबिन के द्वारा, और इंजेक्टेबल की थी साल्क के द्वारा। इसीलिए इन वैक्सीन को क्या कहा जाता है, साल्क एंड सोबिन वैक्सीन। क्या कहा जाता है, साल्क एंड सोबिन वैक्सीन।
अब हमने क्या देखा कि जो पोलियो वायरस है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टाइप का होता है। इनमें से भी क्या है, जैसे कि वो चेचक इरेडिकेट हो चुका है वर्ड से, वैसे ही पोलियो वायरस सेकंड भी इरेडिकेट हो चुका है, ये वर्तमान में नहीं पाया जाता है। तो पहले क्या करते थे, क्योंकि पोलियो वायरस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन तीन थे, तो उनके लिए वैक्सीन प्रिपेयर की गई थी, तो उसमें इन तीनों जो वायरस हैं उनसे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए थी। तो इसीलिए ये जो ये क्या बनाई है, ड्रॉप बनाई है, क्योंकि हम माउथ के थ्रू देते हैं इसको, ओरल पोलियो वैक्सीन को माउथ के थ्रू दिया जाता है। तो उसमें क्या था, पहले पोलियो वायरस फर्स्ट, पोलियो वायरस सेकंड और पोलियो वायरस थर्ड, तीनों से ही लड़ने की क्षमता उसमें होती थी। तो उसको क्या कहा जाता था, ट्राई वैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, क्योंकि ट्राई का मीन्स यहाँ पर क्या है, 3, तो इसको कहा जाता था ट्राई वैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। अब क्या हुआ, पोलियो वायरस जो सेकंड है वो इरेडिकेट हो चुका है, तो अब जो हम जो वैक्सीन देंगे ओरल पोलियो वैक्सीन, उसमें हम 2 को क्यों देंगे, क्योंकि वो तो इरेडिकेट हो चुका है, वो तो नष्ट हो चुका है। इसीलिए अब जो वैक्सीन दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन, उसमें पोलियो वायरस फर्स्ट और पोलियो वायरस थर्ड के प्रति जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो कार्य कर सके, उसके लिए दी जाती है। इसीलिए क्योंकि 2 यहाँ पर है, पोलियो वायरस फर्स्ट और पोलियो वायरस थर्ड, इसीलिए इसको कहा जाता है बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या कहा जाता है, बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ट्राईवैलेंट से हम किस पर शिफ्ट हो गए हैं, अब बाईवैलेंट पर। ठीक है, और जो इंडिया है उसको WHO ने प्रेजेंट में पोलियो फ्री स्टेटस दे रखा है। अभी इंडिया में ये जो पोलियो वायरस है वो यहाँ से खत्म हो चुका है, इसीलिए WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री स्टेटस का दर्जा दिया हुआ है। पोलियो वायरस के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए थे, 1995 में यहाँ पर आया था प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या आया था, प्लस प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, 100% पोलियो फ्री, मीन्स पोलियो को पूरी तरह से यहाँ पर खत्म करना है। और इसके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन किनको दी जाती थी, 0 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको। और इसी के पहले 1985 में UIP यहाँ पर चलाया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये सब हम टीकाकरण टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ पर आप इनकी सन देख लीजिए। 1985 में चलाया था UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और 1995 में प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया था। अब हमारी जो वायरस से होने वाली डिजीज है यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। तो हमने पहले ही इसको देख लिया है ट्रिक के माध्यम से, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती है। देखिए क्या देखा था हमने, प्रोटोकॉल तोड़ काम पे सोले। तो का से तो था काला आजार, मा से था मलेरिया, PY से था पायरिया, और PA से था पैचिस, और SO से था स्लीपिंग सिकनेस, और L से था ल्यूकेरिया। इन सबको हमको डिटेल में अब देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिजीज कौन सी है, फिर हम देखेंगे कि इसका पैथोजन कौन सा है, इसका रोग कारक कौन सा है, फिर हम देखेंगे कि कौन से वेक्टर के द्वारा, कौन से वाहक के द्वारा ये होता है, फिर हम देखेंगे कि इससे जो इफेक्टेड ऑर्गन है वो कौन सा है, या फिर इस डिजीज के सिम्टम्स कौन से हैं। तो फर्स्ट जो डिजीज है उसका नाम क्या है, काला आजार। फर्स्ट डिजीज है काला आजार। काला आजार को इंग्लिश में कहेंगे ब्लैक फीवर।
काला का मीन्स ब्लैक और आजार का मतलब होता है यहाँ पर फीवर। इसको ब्लैक फीवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस डिजीज के दौरान जो त्वचा है, स्किन है, वो काली हो जाती है। इसका पैथोजन कौन है? लिशमानिया डोनोवाई। क्या है पैथोजन? लिशमानिया डोनोवाई। काला आजार का पैथोजन लिशमानिया डोनोवाई, क्योंकि इसका पैथोजन का नाम है लिशमानिया, इसीलिए इस डिजीज को, काला आजार को और क्या कहा जाता है? लिशमैनियासिस। क्या कहा जाता है? लिशमैनियासिस। वेक्टर क्या है इसका? वेक्टर है इसका सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। हमने जो मक्खियों से होने वाली डिजीज है उसमें इसको देखा है। तो वेक्टर है इसकी सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के द्वारा जो ये लेशमानिया डोनोवाई है वो ह्यूमन बॉडी में जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज है जो होती है प्रोटोजोआ से, वो है पायरिया। पायरिया होता है एंटा अमीबा जिंजीबेलिस से। पायरिया किससे होता है? एंटा अमीबा जिंजीबेलिस से। और इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण ये होते हैं कि इसमें मसूड़ों में ब्लीडिंग उत्पन्न हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है गम्स में। नेक्स्ट जो डिजीज है जो होती है प्रोटोजोआ से, वो है पैचिस या फिर डिसेंट्री। इसको हम खूनी दस्त भी कहते हैं। और पैचिस या डिसेंट्री जो है वो जिस पैथोजन के द्वारा होती है उसका नाम है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा यहाँ पर होती है पैचिस या फिर डिसेंट्री। क्योंकि ये किससे हो रही है? अमीबा से, इसीलिए इस डिजीज का नाम क्या है? अमीबियासिस। इस डिजीज का एक और नाम है अमीबियासिस। इसमें ये किससे होती है? ये होती है दूषित जल या फिर भोजन से। ये हमने पहले देखा हुआ है, दूषित भोजन या फिर जल से। अब इस डिजीज में ये एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या करेगा? जो इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल्स जो होती है उनमें एंटर करेगा और उनमें ये घाव उत्पन्न कर देगा। जब उनमें घाव उत्पन्न होंगे तो वहां से ब्लीडिंग होगी और वो ब्लीडिंग जो है स्टूल के साथ बाहर निकलेगी। तो दस्त में क्या आएगा? ब्लड आएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको खूनी दस्त कहा जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज है जो होती है प्रोटोजोआ से, उसका नाम है निंद्रा रोग या फिर स्लीपिंग सिकनेस। निंद्रा रोग कौन से पैथोजन से होती है? ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। और इसका वेक्टर, जिस वेक्टर के द्वारा ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी जो है ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट होता है वो कौन है? वो है सी मक्खी, सी फ्लाई। और इसका स्लीपिंग सिकनेस का इफेक्टेड ऑर्गन है ब्रेन। तो इफेक्टेड ऑर्गन भी आप याद रखिए, प्री में क्वेश्चंस आते हैं इफेक्टेड ऑर्गन से रिलेटेड। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? नेक्स्ट है ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया जो कि होता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ में भी कौन सा प्रोटोजोआ? ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस। ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस से होता है ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया के लक्षण क्या है? इसके लक्षण है जो मादा है, फीमेल है, उसकी वेजाइना से व्हाइट कलर का फ्लूइड यहाँ पर बाहर आता है। क्या लक्षण है? फीमेल की वेजाइना से व्हाइट कलर का फ्लूइड यहाँ पर बाहर आता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है मलेरिया। मलेरिया को हमको डिटेल में पढ़ना है। देखिए, जो मलेरिया है उसका पैथोजन हमको सबसे पहले देखना है। पैथोजन इसका कौन सा है? तो इसका पैथोजन भी एक प्रोटोजोआ होगा। प्रोटोजोआ में भी पर्टिकुलर कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ में भी कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम इसका नाम है। अब ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है जो मलेरिया को फैलाता है, ये भी यहाँ पर 4 प्रकार का होता है। मींस यहाँ पर ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है इसकी 4 जातियां यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन सी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी, आवेल और फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सारे ही।
और जो इंडिया है उसमें सबसे ज्यादा कौन से वाले से होती है, इनमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। और इसके अलावा सबसे घातक जो मलेरिया है, सबसे मैलिग्नेंट जो मलेरिया है, वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। ये प्री में 2 बार पूछा जा चुका है। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, हो सकता है आगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पूछ ले। तो अब ये जो प्लाज्मोडियम है वो एक मच्छर के द्वारा इंजेक्ट होता है बॉडी में। इसका वेक्टर कौन है, एक मच्छर है, और उस मच्छर का नाम क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर। मच्छर का नाम क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर। जब ये मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करती है, किसी ह्यूमन को काटती है तो इसकी जो लार होती है उसमें पाया जाता है ये प्लाज्मोडियम। मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है प्लाज्मोडियम, और ये जब काटेगी तो ह्यूमन बॉडी में ये इंजेक्ट हो जाता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी भी जो लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होगी एक, तो उस लाइफ साइकिल में ये अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे कि ह्यूमन की देखे तो किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह की अवस्थाएं होती है। तो इसी तरह प्लाज्मोडियम की भी यहाँ पर कौन सी अवस्था होगी, प्लाज्मोडियम की जो अवस्था होगी उसका नाम है स्पोरोजोइट। और ये जो स्पोरोजोइट है ये लार के द्वारा ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था कौन सी है, स्पोरोजोइट। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये स्पोरोजोइट क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंटर तो कर गया, अब एंटर करने के बाद ये जाएगा लीवर में। किस में जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद ये अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। लीवर में जाने के बाद ये जो प्लाज्मोडियम है, स्पोरोजोइट अवस्था है, वो अपनी संख्या में वृद्धि करती है। इसने अपनी संख्या में वृद्धि कर ली, इसके बाद ये कहां पर जाएगी, इसके बाद ये जाएगी आरबीसी में। ब्लड में 3 सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो यहाँ पर ये किस में जाएगी, आरबीसी में। आरबीसी में जाने के बाद इसकी एक वयस्क अवस्था इसकी बनती है। ये तो हमने देखी थी संक्रामक अवस्था, किसी भी बॉडी में इंजेक्ट होता है तो स्पोरोजोइट उसकी संक्रामक अवस्था होती है। फिर आरबीसी में जब पहुंचा तब ये वयस्क अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसका नाम क्या है, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट जो है प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था का नाम है। ठीक है, अब ये आरबीसी में पहुंच गया। आरबीसी में पहुंचकर ये क्या करेगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। और जब आरबीसी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, देखिए आरबीसी थी इस तरह की, और आरबीसी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होकर कुछ इस तरीके की बन जाएगी, और अंदर था यहाँ पर प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम यहाँ से बाहर निकलेगा, और जो बाहर निकलेगा तो उसको कहते हैं हीमोजोइन कण। यहाँ से आरबीसी को इसने डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ से जो प्लाज्मोडियम बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे, हीमोजोइन कण। ये हीमोजोइन कण जो है वो ब्रेन में प्रवेश करते हैं, मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, कंपकपी लगकर बुखार आ जाता है। मलेरिया के जो लक्षण हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। क्या देखा हमने, मच्छर ने काटा, कौन से मच्छर ने, मादा एनाफिलीज मच्छर ने, उसकी लार से जो उसकी संक्रामक अवस्था है स्पोरोजोइट, वो ह्यूमन बॉडी में प्रवेश हुई, ह्यूमन बॉडी में एंटर हुई। उसके बाद वो कहां पर जाती है, लीवर में जाती है। लीवर में अपनी संख्या में वो वृद्धि करता है। उसके बाद जाता है आरबीसी में, आरबीसी में फिर उसकी वयस्क अवस्था बनती है जिसका नाम है ट्रोफोजोइट। फिर आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय करता है, उसमें से हीमोजोइन कण बाहर निकलते हैं और ये ब्रेन में एंटर करते हैं, और उसके बाद कंपकपी लगकर बुखार आ जाता है। और इसके अलावा इसके और लक्षण क्या है, दर्द होता है और पसीना अधिक आता है। अब इससे जो इफेक्टेड ऑर्गन है मेनली कौन कौन से हैं, देखिए आप, यहाँ पर कौन से ऑर्गन आया, लीवर यहाँ पर आया, तो एक इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है इसका, लीवर। और दूसरा इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, उसके लिए हमें आरबीसी को देखना होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है
वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आरबीसी को नष्ट कर रहा है। आरबीसी नष्ट होने के बाद कहां पर जाती है? स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। अब आरबीसी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वहां पर जो स्प्लीन है उसको फंक्शन करना होगा ज्यादा, उस पर वर्कलोड ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए इसमें कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं? लीवर और स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में कहा जाता है प्लीहा। ये हमने मलेरिया के बारे में देखा। अब इसका निदान कैसे किया जाता है, डायग्नोस कैसे किया जाता है कि किसी को मलेरिया है या नहीं है? उसके लिए किया जाता है यहाँ पर ब्लड स्मीयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? ब्लड स्मीयर टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है ब्लड स्मीयर टेस्ट में? इसमें जो माइक्रोस्कोपी है उसके थ्रू ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मोडियम को देखा जाता है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसको देखा जाता है माइक्रोस्कोपी के थ्रू। इसके अलावा और कौन सा टेस्ट होता है यहाँ पर? पीसीआर टेस्ट। मलेरिया का उपचार कैसे किया जाता है? कौन सी ड्रग्स दी जाती है? मलेरिया के उपचार के लिए दी जाती है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए ज्यादा प्रभावी रहती है। इसके अलावा एक प्लांट है सिंकोना प्लांट। सिंकोना प्लांट से प्राप्त होता है कुनेन और उसके द्वारा भी मलेरिया का इलाज किया जाता है। अभी हाल ही में करंट में ही चल रहा था, मलेरिया के लिए एक वैक्सीन डेवलप किया गया है, स्वदेशी टीका। फर्स्ट स्वदेशी टीका मलेरिया के लिए इंडिया में डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है आईसीएमआर और आरएमआरसी भुवनेश्वर, क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। आईसीएमआर, आरएमआरसी भुवनेश्वर। इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन। क्या नाम है? एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। फाल्सीवैक्स का मीन किससे ले रहे हो आप? हमने 4 प्रजातियां देखी थी, वाइवेक्स, मलेरी, आवेल और फेल्सीपेरम। तो फेल्सीपेरम से रिलेटेड क्या नाम है? ये एडफाल्सीवैक्स। और ये जो वैक्सीन है वो रूम टेम्परेचर पर 9 मंथ्स तक स्टेबल रह सकती है। 9 महीने तक ये रूम टेम्परेचर पर स्थायी रह सकती है। और क्या करेगी? ये संक्रमण को रोकने का काम करेगी। और जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है। ये जो वैक्सीन है एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन, वो एक पुनः संयोजक काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। अभी इसका नाम ही याद रखें, जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है पुनः संयोजक काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन। कौन सी? एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। बाकी की जो डिजीज है नेक्स्ट हमको पढ़नी है बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इनको रिवाइज करके आए। थैंक यू।